Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video I'm going to talk about apoptosis pathway which includes both extrinsic and intrinsic pathway. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एपोप्टोसिस में होता क्या है। तो एपोप्टोसिस को बेसिकली प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं और एपोप्टोसिस के थ्रू उन सेल्स का एलिमिनेशन किया जाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं या जिन सेल के जेनेटिक मटेरियल में कुछ डिफेक्ट हो जाता है। तो इन पाथवे के थ्रू कुछ सिग्नल्स ऐसे जनरेट होते हैं जो इन्हें सेंस करते हैं और इन सेल्स का एलिमिनेशन हो जाता है। तो एपोप्टोसिस जो होता है वो कैस्पेज डिपेंडेंट पाथवे होता है। तो एपोप्टोसिस में टू मेन टाइप्स के पाथवे होते हैं, फर्स्ट एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड सेकंड इंट्रिंसिक पाथवे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे में होता क्या है। तो एक्सट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे डेथ रिसेप्टर मीडिएटेड पाथवे होता है और ये पाथवे कैस्पेज 8 के एक्टिवेशन पे डिपेंड करता है। दिस इज द एक्सट्रिंसिक पाथवे। हम इसे एक्सट्रिंसिक पाथवे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो सेल डेथ का जो सिग्नल होता है, फॉर एग्जाम्पल डीएनए डैमेज एंड एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड पर्टर्बेशंस, वो एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रो इन्वायरमेंट में जनरेट होता है और आउटसाइड ऑफ द सेल जनरेट होता है। एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे तब इनिशिएट होता है जब इनके डेथ रिसेप्टर से इनके रिस्पेक्टिव डेथ लाइगेंड आकर के बाइंड होते हैं। यहाँ पर दो डेथ रिसेप्टर्स हैं, तो जैसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रो इन्वायरमेंट में सिग्नल जनरेट होता है, ये डेथ रिसेप्टर से इनके डेथ लाइगेंड आकर के बाइंड हो जाते हैं और ये पूरा एपोप्टोसिस का पाथवे चलने लगता है। तो हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे दो रिसेप्टर्स हैं। तो सबसे पहले ये रिसेप्टर है, इसे हम फैस रिसेप्टर कहते हैं। फैस रिसेप्टर तब एक्टिव होता है जब इससे फैस लाइगेंड आकर के बाइंड होता है। तो जैसे ही फैस रिसेप्टर से फैस लाइगेंड आकर के बाइंड करता है, वो रिक्रूट करता है FADD एंड प्रोकैस्पेज 8 को। जैसे ही FADD एंड प्रोकैस्पेज 8 का रिक्रूटमेंट होता है, ये दोनों फॉर्म करते हैं डिस्क। डिस्क को हम डेथ इंड्यूस्ड सिग्नलिंग कैस्केड बोलते हैं। सेम यहाँ पे ये TNF-R1 रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट है। TNF-R1 रिसेप्टर तब एक्टिवेट होता है जब उसे TNF अल्फा लाइगेंड आकर के बाइंड करता है। तो जैसे ही TNF अल्फा आकर के इससे बाइंड करेगा, TRADD एंड प्रोकैस्पेज 8 का रिक्रूटमेंट हो जाता है। तो जैसे ही और यहाँ पे भी डिस्क का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जैसे ही डिस्क का फॉर्मेशन होता है, प्रोकैस्पेज 8 से कैस्पेज 8 का एक्टिवेशन होता है एंड कैस्पेज 8 एक्टिवेट करता है प्रोकैस्पेज 3 को। प्रोकैस्पेज 3 एक्टिवेट करता है कैस्पेज 3 को। जैसे ही कैस्पेज 3 एक्टिवेट होता है, वो न्यूक्लियर एंजाइम PRAP को क्लीव कर देता है। तो जैसे ही न्यूक्लियर एंजाइम PRAP का क्लीवेज होता है, PRAP डीएनए डैमेज को सेंस करता है। अगर डीएनए डैमेज रिपेयर नहीं होता है तो PRAP इनिशिएट करता है एपोप्टोसिस को और जिससे सेल डेथ हो जाती है। यहाँ पे एक और प्रोकैस्पेज 8 एक्टिवेट करता है बिड को एंड बिड एक्टिवेट करता है टीबिट प्रोटीन को एंड टीबिट माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे को एक्टिवेट करती है। माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे क्या होता है ये इंट्रिंसिक पाथवे में पता चलेगा। यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स हैं, इनमें सबसे मेन है BLC2। BLC2 का फंक्शन ये होता है कि ये जो एपोप्टोटिक पाथवे है उन्हें इनहिबिट करके रखता है। मेन पाथवे तो यही है। यहाँ पे BLC2 है तो मैं इसका फंक्शन बता देती हूँ कि ये एपोप्टोटिक पाथवे को इनहिबिट करता है। जैसे कि सेल में अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही तो एपोप्टोसिस की कोई जरूरत नहीं है, तो ये एपोप्टोटिक पाथवे को इनहिबिट करके रखता है। नेक्स्ट इज इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे। इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे इंट्रासेल्युलर सिग्नल्स के थ्रू इनिशिएट होते हैं। जैसे कि सेल में अगर कोई डीएनए डैमेज हुआ तो ये पाथवे इनिशिएट होता है। ये डिपेंड करता है एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज 9 एंड इसे माइटोकॉन्ड्रियल मीडिएटेड पाथवे कहते हैं।
दिस इज द इंट्रिंसिक पाथवे। अब इंट्रिंसिक पाथवे भी तब जनरेट होता है जब सेल डेथ इनिशिएट होता है बाय इंट्रासेल्युलर माइक्रो इन्वायरमेंट। जैसे कि कोई डीएनए डैमेज हुआ सेल में, तो ये पाथवे इनिशिएट होता है, और जैसे ही ये पाथवे एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स इनहिबिट हो जाते हैं एंड प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बैक्स प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही बैक्स एक्टिवेट हुआ, बैक्स का ये फंक्शन होता है कि वो जो बैक्स जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट कर देते हैं। तो जैसे ही पोर्स का फॉर्मेशन होता है, साइटोक्रोम सी जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है वो रिलीज हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से। तो जैसे ही साइटोक्रोम सी रिलीज हुआ, यहाँ पे APAF1, प्रोकैस्पेज 9 एंड साइटोक्रोम सी मिलकर के सी कंबाइन होकर के एपोप्टोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ही एपोप्टोसोम का फॉर्मेशन होता है, प्रोकैस्पेज 9 से कैस्पेज 9 का एक्टिवेशन हो जाता है। कैस्पेज 9 एक्टिवेट करता है प्रोकैस्पेज 3 को एंड प्रोकैस्पेज 3 एक्टिवेट करता है कैस्पेज 3 को। यहाँ पे भी जब कैस्पेज 3 एक्टिवेट होता है, वो न्यूक्लियर एंजाइम PRAP को क्लीव करता है, जो कि डीएनए डैमेज को सेंस करता है। अगर डीएनए डैमेज रिपेयर नहीं होता है तो एपोप्टोसिस को इनिशिएट कर देता है। ये इमेज मैंने गूगल से ली थी, बाकी सारी इमेज मैंने गूगल से ली है, आपको गूगल पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे एक दूसरे से कैसे क्रॉस टॉक करते हैं, कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। तो रिमेम्बर, एक्सट्रिंसिक पाथवे में कैस्पेज 8 बिड को एक्टिवेट करता है एंड बिड टी बिड को एक्टिवेट करके माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे को इनिशिएट करता है। तो टी बिड क्या करता है, टी बिड बैक्स एंड बैक प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है। रिमेम्बर, बैक्स प्रोटीन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, साइटोक्रोम से रिलीज होता है। तो बिड का यही फंक्शन है कि जैसे टी बिड एक्टिवेट होता है, वो बैक्स को एक्टिवेट करता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट करता है। तो जब एपोप्टोसिस पाथवे नहीं चल रही होती है, जब सेल में सब कुछ नॉर्मल हो रहा होता है, तो BLC2 टी बिड एंड बैक्स प्रोटीन, बेसिकली सारे प्रोटीन्स जो कि एपोप्टोसिस पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें इनहिबिट करके रखती है। BLC2 का यही फंक्शन है। और जैसे ही सेल में कोई भी स्ट्रेस या डीएनए डैमेज इनिशिएट होता है, वहां पे BLC2 इनहिबिट होता है एंड एपोप्टोसिस पाथवे चलने लगती है। So that's all for today. I hope you liked the video. Please do like, share and subscribe to my channel. I will see you in my next video. Bye bye.